हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना फेवरेट वाला फिजिक्स टीचर एचजे सर। तो आज हम लोग काफी इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं और आज का हमारा मुद्दा है कि जो बच्चे 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं और जो बच्चे या फिर अभी 11th में आ चुके हैं तो उनको अपने आईआईटी जेईई या फिर नीट के एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है जो थ्रू आउट द जर्नी वो लोग फेस कर सकते हैं और किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, स्माइल। चलिए तो देखते हैं हम लोग ऐसे क्या क्या चीजें हैं स्ट्रेटेजी फॉर 11th मूविंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका अपना एचजे सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका फेवरेट फिजिक्स टीचर। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे गोल के रियलाइजेशन की। हम लोग जब नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये बात तो जरूर से समझ में आनी चाहिए कि हमारा गोल क्या है, क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका आपको समझ होना चाहिए। देखिए हर साल एमबीबीएस और नीट जैसे एग्जाम में 15,93,452 बच्चे बैठते हैं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ कितने सीट्स अवेलेबल है? 31,385 सीट्स अवेलेबल है। इसका मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मात्र 2% का रेशियो है। सिर्फ 2% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हिस्सा मिलता है। तो इसीलिए ये कंपटीशन काफी तगड़ा है और काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी हमको इस पर्टिकुलर एग्जाम को निकालने के लिए। उसमें भी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे ये वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, ये तो मेरे घर के आसपास है, या ये वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे मिले क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, राइट। तो हम लोगों को उस 1% मेडिकल कॉलेज को चूज करना है। तो सोचिए हम लोगों को 99% लोगों से आगे निकलना है। तो काफी मेहनत का काम है और काफी स्ट्रगल का काम है ये, राइट। काफी ज्यादा हम लोगों को यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस गोल को अचीव करने के लिए। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। चलिए आईआईटी जेईई वाले की बात करते हैं। तो आईआईटी जेईई के लिए गोल रियलाइजेशन क्या होगा, आपके हर साल 11,18,673 बच्चे जो हैं एग्जाम में अपीयर होते हैं और आईआईटीएंस बन पाते हैं सिर्फ 13,376, जो कि हार्डली अगर हम देखें तो 1.2% स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन अगेन इस 1.2% स्टूडेंट्स में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने मनपसंद आईआईटी और अपने मनपसंद ब्रांच चाहिए, तो उनको मात्र 0.5% में आना पड़ेगा। मतलब 99.5% लोगों से आपको आगे निकलना है। तो ये बहुत आसान तो नहीं है, इतने लोगों में से इतना आगे आना तो आसान नहीं है। मतलब अपनी जर्नी जितना सिंपल हम लोगों को लग रहा था, जितने सिंपली से हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट चूज कर लिया और हम लोग नीट या आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए लग गए हैं, उतना आसान नहीं है। इसलिए हम लोगों को काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाली बात आपको पता होना चाहिए, हंसते खेलते वो 10th वाला जमाना चला गया, वो 9th वाला जमाना चला गया जब हम लोग बढ़िया चिल करते हुए एग्जाम निकाल देते थे। लेकिन अब आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और देखिए स्ट्रगल के बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप सबने वो वाली स्टोरी तो सुनी होगी, जब तितली अपनी थैली में होती है, तितली थैली से जब वो निकलती है ना तितली थैली से, तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है। धीरे धीरे उसकी थैली को धीरे उस थैली को फाड़ती है। जब वो थैली को फाड़ती है तो उसको स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल करते वक्त उसके मुंह से लार निकलती है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। स्ट्रगल करते करते तितली के मुंह से वो लार निकलती है और वो लार उसके शरीर में जब लगती है, उसके पंखों में जब लगती है, तो उसके पंखों में जान आती है जिससे उसके अंदर उड़ान आती है। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो देखता है कि तितली इतना स्ट्रगल कर रही है, वो क्या करता है जाकर के उस थैली को काट देता है। तितली आसानी से निकल जाती है, लेकिन जब वो तितली निकलती है ना तो वो तितली अपाहिज हो जाती है, वो तितली हैंडीकैप्ड हो जाती है। तो आदमी बोलता है तितली से, देखो मैंने तुम्हारा हेल्प कर दिया। तितली बोलती अरे बेवकूफ आदमी, तुमने मुझे अपाहिज बना दिया। स्ट्रगल ही तो था जो मुझे स्ट्रेंथ देता था, जिससे मैं कुछ इस तरह से उड़ पाती थी, इस तरह से मैं अपने पंख फैला करके आसमान में उड़ पाती थी। तो अगर आपको भी अपने सपने के आसमान में इसी तरह से, इस तितली की तरह से उड़ना है, तो आपको भी एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी लाइफ में। बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के ना आज तक किसी को कुछ मिला है और ना ही आगे मिलेगा। तो स्ट्रगल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा रैंक चाहिए, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए। चलिए आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता। हारा तो वो इंसान होता है जो कभी लड़ा नहीं होता, आप देख रहे होंगे एक बड़ा फनी कैरेक्टर है, हम बचपन से इस फनी कैरेक्टर के बारे में सुनते हैं, टॉम। तो ये टॉम भी भाई साहब, ये टॉम भी देखो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी आंखों में इस तरह से टेप लगा रहा है ताकि वो सोए ना,
वो अपने लक्ष्य के पीछे इतना पागल है, आपको भी ठीक उसी तरह से पागल होना पड़ेगा। आईआईटी, जेईई, नीट, दिमाग खराब हो जाना चाहिए, सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त। इतना संघर्ष तो है ही, लेकिन संघर्ष के आगे जीत है, आपको पता है, डर के आगे जीत है। इस डर से आपको आगे निकलना है, इस डर से आपको आगे जाना है। बच्चों मैं बता रहा हूँ 100% आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई क्या रियलाइजेशन है गोल का और हमको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सर कुछ तो ट्रिक्स भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे लाइफ में की ऑफ सक्सेस क्या क्या हो सकता है, कि किस तरह से हम लोगों को बात करनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ पहले जो हम लोग पढ़ाई करते थे क्लास 10th में और अभी जो हम लोग पढ़ाई करने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले ये वाले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन 10th एंड कंपटीशन प्रिपरेशन। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहली बात, जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते तो थ्योरी बेस्ड यहाँ पर अप्रोच हुआ करती थी, थ्योरी बेस्ड लर्निंग हुई करती थी। हम लोग पढ़ लेते थे एग्जाम के पहले 5-6 दिन और जाकर के एग्जाम दिला देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट क्या है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, पहले रट्टा मेथड काम चल जाता था, लेकिन बच्चों अब अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सब्जेक्ट की तो आप नए नए सवाल नए नए सिचुएशन पे नहीं बना पाओगे। तो 10th और 11th में काफी ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस है, आपको समझ करके चीजों को चलना पड़ेगा, ना कि रट्टा मार करके। पहले हमारा लेस कंटेंट होता था, लेस लोड होता था। पहले हम लोग देखते थे साइंस की एक बुक होती थी, हम लोग अगर एनसीईआरटी की बात करो जिसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बायो भी था, लेकिन अभी देखो तीनों के सेपरेट बुक्स आ गए हैं, तीनों के 30-30 चैप्टर अगर 11th-12th को मिला करके मैं बोलूं तो 90 चैप्टर यहाँ पर हो जाते हैं। काफी बड़ा कंटेंट है और कुछ लोग तो एक बुक के अलावा 3-3 बुक फॉलो करते हैं। बुक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो काफी ज्यादा कंटेंट है, काफी ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा लोड है और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग भी है, ठीक है। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखो 10th में क्या होता था, हम लोग एग्जाम लिखते थे, किसी क्वेश्चन को हमने आधा लिखा, हम लोगों का अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर मिल गया। लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस में अगर आप 99.99% भी आप सही करते हो और 0.0001% भी आप गलत कर देते हो तो +4 की जगह -1 हो जाएगा, आपका नंबर उल्टा घट जाएगा। तो काफी ज्यादा वास्ट डिफरेंस है। देखो मेरा यहाँ पर मकसद बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं, मैं आपको ये बोलूं भाई कि आप मत तैयारी करो, ये सब मैं आपको रियलाइजेशन करवा रहा हूं कि रियलिटी क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमको थ्रू आउट द जर्नी, हमारी जो 11th 12th और एग्जाम होने तक जो जर्नी है उसमें हमको जरूर फॉलो करने चाहिए, जो आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और जो रियलिटी में, क्योंकि मैं खुद 7-8 साल से यहाँ पर बच्चों को गाइडेंस कर रहा हूँ, तो इन पर्टिकुलर टाइम्स में जब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ये चीजें मैंने देखी है, जो बच्चे इस चीजों को फॉलो करते हैं वो जरूर सक्सेसफुल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा की ऑफ सक्सेस के बारे में। तो सबसे पहला की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके लाइफ में आ गया ना तो 100% आप लोग सक्सेसफुल होंगे। बी कंसिस्टेंट रहना है, लगातार मेहनत करते रहनी है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आया उसके पहले पढ़ने लगे फिर सुस्त हो गए, कोई किसी ने मोटिवेट किया फिर पढ़ने लगे फिर सुस्त हो गए। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, लगातार कंसिस्टेंट काम करना है। माना कि आपका लक्ष्य काफी बड़ा है लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पानी की बूंद टप 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 उस चट्टान पे पड़ रही है, लेकिन चट्टान को क्या लगता है कि ये पानी की बूंद मेरा क्या कर जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि जो नदियां निकलती है पहाड़ों को चीर करके निकलती है, छोटी सी बूंद इस पत्थर को चीर करके रख देती है और आगे निकल जाती है। ये क्यों होता है? उसकी कंसिस्टेंसी की वजह से, टप टप टप। तो आपको भी ये टप टप बरकरार रखना है, आपको भी कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे आपके रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन उस सब को छोड़ करके रोज तैयारी करनी, रोज पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ने लग गए, केमिस्ट्री पढ़ लिया मन किया तो फिजिक्स पढ़ लिया तो मन किया तो बायो पढ़ने लग गए, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। मुझे पता है कि इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इतने टाइम पे ये पढ़ना है, ये प्लान होना चाहिए। ये तो हम इसी में भटकते रह जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तीसरी बात, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा आपको जब आप क्लास 11 से जब आप क्लास 12th में जाओगे या कंपटीशन एग्जाम्स में जाओगे, आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन क्यों होने वाला है, क्योंकि देखो जब हम लोग क्लास 11 में शुरू करते हैं तो कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ नहीं आती, और धीरे धीरे बटन बढ़ता जाता है। शुरुआत में जो मैकेनिक्स पोर्शन आ जाता है ना 11th में, जो मैकेनिक्स पोर्शन आ जाता है फिजिक्स का, जो बेसिक्स भी है, उस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बच्चों को। जैसे 1 डायमेंशनल मोशन शुरू होता है, समझ में नहीं आता, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं समझ आता, वर्क फॉर एनर्जी
कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता। तो जिनको नहीं आता वो बार बार टीचर से पूछे। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़े दिन आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का ये एकदम उड़ ही जाता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है, फ्रस्ट्रेशन से घबराएं नहीं बल्कि और मेहनत करें। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाएं, ताकि उनको भी पता चले कि रियलिटी क्या है, मेरे बच्चे के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। देखो जब ये सब चीज चलती रहेगी ना, आप कंसिस्टेंट तो रहेंगे, आपके टेस्ट होंगे, आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, समझ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन होगा तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगोगे। बच्चों अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, आप कर सकते हो, क्योंकि हर वो बच्चा जो आईआईटी में जाता है उसका ऐसा नहीं कि हर किसी का आईक्यू बहुत हाई होता है। हर वो बच्चा जो एमबीबीएस डॉक्टर बनता है उसका आईक्यू बहुत हाई होता है। अरे मेहनत सफलता का राज है यार, मेहनत करो, स्मार्ट वे में स्टडी करो, 100% आप सफल होने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको ऐसे कुछ रूल्स बताता हूं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आप लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप इस मैनर में करेंगे जो मैनर मैं बता रहा हूं तो 100% सक्सेसफुल आप लोग हो पाएंगे। सबसे पहली बात लर्निंग की बात आती है। देखो हमको किस किस तरह से बात करेंगे, लर्निंग, ठीक है, प्रैक्टिस, मॉनिटरिंग और फिर टेस्टिंग। ये 4 रूल्स है जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले लर्निंग पे बात करते हैं। लर्निंग पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आप अपना मेंटर चूज कर लो। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखा एक टीचर का, दूसरे टीचर का, तीसरे टीचर का, 5वें टीचर का। अरे पागल हो क्या आप लोग यार, ऐसे नहीं करना है। एक टीचर फिक्स करना है, एक मेंटर फिक्स करना है। फिजिक्स के लिए एचजे सर बेस्ट है मतलब बेस्ट है, और कहीं नहीं जाना है, इन्हीं का वीडियो देखना है, सब कुछ बताएंगे। मन में विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो आपको भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी है, वो जो पढ़ाएंगे 100% सही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना मेंटर चूज कर लेना चाहिए। 15 तरह के वीडियो में नहीं भटकना चाहिए। तो आजकल इंटरनेट तो खुला और आपके हाथ में फोन भी है, तो आप 100% अपना समय बर्बाद करने वाले हो और आप सक्सेस से बहुत दूर जाने वाले हो। ठीक है, दूसरी बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड टीचर्स पॉइंट। अब क्या है, पहले जैसा पढ़ाई नहीं रहा, अब जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा सर ये वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन आता होगा, तो टीचर क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करो। टीचर की तरह थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करो। एक बार 2 बार समझ में नहीं आता तो 5 बार टीचर से पूछो, लेकिन पूछो। ठीक है, मेक नोट्स, हमें नोट्स जरूर बनाना चाहिए पढ़ाई करते वक्त। अभी ऑनलाइन स्टडी में ये हो गया है कि बच्चे स्क्रीनशॉट खींच के रख लेते हैं, अपना नोट्स भी बनाते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफियत है, या तो आप ड्यूरिंग द लेक्चर नोट्स बनाओ या लेक्चर के बाद नोट्स बनाओ। लेक्चर में नोट्स बनाने ही है आपको। दूसरी बात, लर्निंग के बाद आता है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना। देखो हमने आपको पढ़ा दिया, आज मैंने कुछ होमवर्क दिया आपको, मैं बोलूंगा ऐसा हम लोग प्लान करके रखे रहते हैं पहले से कि आज मैं इतना पढ़ाया तो इतना होमवर्क दूंगा। तो होमवर्क ऑब्वियसली आपको करोगे, किसी न किसी बुक से मिलेगा, स्टडी मटेरियल से मिलेगा। तो हाँ, बुक की भी बात कर लेते हैं, बुक का नाम निकल गया। तो बुक्स में सबसे पहले क्या क्या फॉलो करना है, तो आईटी वाले बच्चों को एचसी वर्मा फॉलो करना है ना, और उसके बाद जो भी कोचिंग से आपकी स्टडी मटेरियल मिली वही फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना है। नीट वाले बच्चों को डीसी पांडे का 2 पार्ट आता है नीट के लिए, वो फॉलो करना है, और आपको कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। फिजिक्स में एनसीईआरटी फॉलो करके कोई मतलब नहीं है, तो एनसीईआरटी फिजिक्स का बिल्कुल भी फॉलो मत करो। केमिस्ट्री के लिए अच्छा, बायो के लिए अच्छा, फिजिक्स के लिए अच्छा नहीं है। और आगे बात करते हैं किस तरह से हम लोग मॉड्यूल को सॉल्व करें। क्या होता है रियलिटी में, बहुत सारे पॉइंट्स है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है बच्चों, लेकिन मैं जितना कवर कर पा रहा हूं उतना कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मॉड्यूल है, हमने 2 सवाल बनाए या 1 सवाल बनाया उसका आंसर देखा, दूसरा सवाल बनाया उसका आंसर देखा। तो ये गलती हम लोग करते हैं, मालूम, सवाल बना रहे हैं आंसर देख रहे हैं, सवाल बना रहे हैं आंसर देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, लगातार 20 सवाल बना लेने, लगातार 30 सवाल बना लेने, एक साथ उनका आंसर देखना, और वो भी सवाल बनाना है टाइम लिमिट लगा करके, ताकि आपको एग्जाम वाली फीलिंग है। अब एग्जाम में तो ऐसा नहीं मिलेगा कि सवाल लगाने के बाद देखें आंसर सही है कि गलत है। तो ये वाली प्रैक्टिस ही डेवलप नहीं करनी है अपने को, जो हमको एग्जाम में ले जाकर के थोड़ा हमारी रैंक कम करे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, मॉड्यूल को इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर जो भी हम लोग कर रहे हैं, देखो आपको एक चार्ट बनाना है कि मुझे इस टाइम तक इस चैप्टर को खत्म करना है, या फिर आज मुझे इतना घंटा पढ़ना है। तो आपका डेली वाला भी एक मॉनिटरिंग चार्ट बना लो, और अपना सिलेबस वाला भी एक मॉनिटरिंग चार्ट बना लो, और उसको कहाँ पे चिपका दो, उसको आप दीवार में चिपका दो, और मम्मी को बोलो देखो मम्मी ये मेरा टारगेट है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे डंडे से मारो। पापा को बोलो मुझे डंडे से मारो। आप बताओ लोगों को कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप बताओ। ठीक है, और अपनी मॉनिटरिंग करो, आप देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, तभी आपको समझ आ पाएगा आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है नहीं चल रही। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ टेस्टिंग। आप जब टेस्ट दिलाओगे तो आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बाय द वे मान लो बाय डिफॉल्ट अच्छा टेस्ट नहीं गया जाता है तो आपको उस टेस्ट को एकदम फेक नहीं देना है। उस टेस्ट में जो सवाल आपसे नहीं बने उसको टीचर से जरूर पूछना है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, अगर आप ये सब पॉइंट्स फॉलो करोगे तो 100% आप लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको पसंद आए होंगे, आप लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो अगर आपको मेरे ये जो भी बातें मैंने आपको बताई है, मेरा मेहनत अगर आपको पसंद आता है तो जरूर आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट से भर दो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में वो कमेंट करो, मैं आपको जरूर कांटेक्ट करके वो सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका अपना फेवरेट फिजिक्स टीचर हितेश जैन सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।